Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your Pakistan Studies lecturer Midhat Abbas. Students, we're still doing chapter 2, which is Pakistan Movement and Emergence of Pakistan. Interesting journey है. आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे इस जर्नी में क्या हुआ. So, लास्ट टाइम हमने कहां छोड़ा था? जल्दी से याद कीजिए. Yes, क्रिप्स मिशन. क्रिप्स मिशन किस ईयर में था? Yes, I heard it right. 1942. अब आपने मेरे लिए एक काम करना है. 1942 में क्रिप्स मिशन आया. क्रिप्स मिशन ने कुछ सेलिएंट फीचर्स दिए, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, और उसके बाद उसकी रिजेक्शन हुई दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तरफ से. नाउ मेक अ पोस्टर फॉर द रीजंस टू रिजेक्ट क्रिप्स मिशन. अब आप मेरे लिए वीडियो स्टिल करें और एक पोस्टर बनाएं जिसमें आप कुछ रीजंस लिस्ट करें जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अपनी साइड से दिए थे फॉर रिजेक्टिंग क्रिप्स मिशन. आर यू डूइंग इट? राइट. नाउ क्रिप्स मिशन हो गया, रिजेक्ट हो गया, बिकॉज मुस्लिम्स वर नाउ वेरी क्लियर कि हमें अब अपना अलग पाकिस्तान चाहिए. उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, बट नाम पाकिस्तान क्वाइन हो चुका था. तो हमें अपनी एक अलग स्टेट चाहिए जिसमें हम आजादी से रह सकें. क्यों? क्योंकि अब हम किसी और रिलीजन के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली हिंदूज के साथ तो नहीं. सो वक्त आगे चला, ये डिमांड और पक्की होती गई. सिमला कॉन्फ्रेंस 1945. उस वक्त का जो वॉइसरॉय था, ब्रिटिश वॉइसरॉय हु वाज रूलिंग इंडिया एट दैट टाइम, in 1945 Viceroy announced that all Indian members will be included in Viceroy's Executive Council. अब इस वक्त क्या हो रहा था 45 में? वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो रही थी और ब्रिटिशर्स को ये नजर आ रहा था कि दे विल विन द वॉर. सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये सोचा कि जैसा कि अब हमने पीछे प्रॉमिस करने की कोशिश की थी कि आप हमारा साथ दें इन द क्रिप्स मिशन, कि आप हमारा साथ दें वॉर में, सो वील गिव यू एन इंडिपेंडेंट स्टेट, हम आपको सेल्फ रूल दे देंगे. सो ये सेल्फ रूल की जो डिमांड थी फ्रॉम बोथ इंडियंस विच इंक्लूडेड मुस्लिम्स एंड हिंदूज, उसमें 1945 में अब जो वॉइसरॉय था उसने ये सोचा कि लेट्स मेक एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें हम इनवाइट करते हैं दोनों पार्टीज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को, बिकॉज एट दैट टाइम तब तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे अप फ्रंट पे आ चुकी थी. मुस्लिम्स एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हिंदूज. दो कांग्रेस का ये मानना था कि खाली अकेली मुस्लिम लीग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बट रियलिटी कुछ और थी एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. सो जब वॉइसरॉय ने उनको कॉल किया, सो स्टिल दे वांटेड अ वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. मतलब ये कि वो रहेगी वॉइसरॉय के अंडर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन जाएगी. टेक्निकली वो इंडिया को या इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को हिस्सा बना लेंगे गवर्नमेंट का, बट कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करेंगे पावर का. हाउएवर उस वक्त जो भी मिल रहा था उसको अपनाना एक मसलहत थी. लॉर्ड वेवल वाज द वॉइसरॉय एट दैट टाइम. लॉर्ड वेवल met representatives of the political parties at that time and he wanted to form this executive council. जब लॉर्ड वेवल ने वो प्रपोजल्स डिस्कस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, उसको कहा गया लॉर्ड वेवल प्लान ऑफ सेल्फ रूल या लॉर्ड वेवल सेल्फ रूल प्लान. ये लॉर्ड वेवल का तरीका था ऑफ ट्रांसफरिंग द पावर टू द इंडियन गवर्नमेंट और to a government which will rule India in later stages. और इसके accordingly they were giving 5 seats to Muslim League. However, Congress disagreed and wanted 1 for them. अब हुआ ये कि जब पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये डिस्कशन हुई तो जो वॉइसरॉय था वो एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन दे रहा था जिसमें वो 6 सीट्स दे रहा था कांग्रेस को, 5 सीट्स दे रहा था मुस्लिम को, एंड देयर वर 3 others फॉर द माइनॉरिटीज. हाउएवर कांग्रेस अपनी इस चीज पे कायम थी कि मुस्लिम लीग एंटायरली मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती. तो उन्होंने इस चीज को डिनाई किया. वो मेजॉरिटी में थे क्योंकि लोग ज्यादा थे, उनके पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो दे डिनाइड कि 5 सीटें नहीं उनको देनी चाहिए, 1 देनी चाहिए, जो कि मुस्लिम लीग को एक्सेप्टेबल नहीं था. सो दीज प्रपोजल्स वर नॉट कंसिडर्ड. लेकिन इन प्रपोजल्स के अंडर टू गेट द डिसीजन कि किस तरह ये डिसाइड किया जाए कि वेदर मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया और नॉट, इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1945 and 46. These elections declared Muslim League as the sole representative of all Muslims of India.
जब इस इलेक्शंस के रिजल्ट बाहर आए तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉन विद क्लियर मेजॉरिटी फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी. सो इट क्लियर्ड आउट एवरी डाउट कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है. थिंग्स मूव्ड ऑन. ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये बहुत क्लियर हो गया और कांग्रेस को भी क्लियर हो गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पोजीशन हैज बिकम फर्दर स्ट्रॉन्गर विद दीज इलेक्शंस. Now 1945, Labour Party came after the Second World War. Labour Party came into rule. Now this sent a cabinet mission, including 3 members from the British side, for the complete transfer of power to a self-governing India. ये कैबिनेट मिशन इंडिया आया इस एम के साथ कि ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन या एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएगा जिसमें ये लोग पीसफुली, विदाउट एनी फाइट, विदाउट एनी राइट्स, जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो इंडिया को दे देंगे एंड इट विल बी सेल्फ गवर्नमेंट. मतलब इंडिया के अंदर से ही इंडिया के लीडर्स जो हैं वो गवर्नमेंट बनाएंगे एंड देन दे विल हैव देयर सेल्फ रूल. इस कैबिनेट मिशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे. डिटर्मिन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि किस टाइप की और किस तरह की गवर्नमेंट बनेगी. रिड्यूस हेट्रेड अमंग्स हिंदूज एंड मुस्लिम्स. और इस वक्त ब्रिटिशर्स ये चाह रहे थे कि वो हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान हेट्रेड रिड्यूस करें, जो कि 2 नेशन थ्योरी एंड बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट्स, जो हिस्ट्री में इवेंट्स हुए उनके ऊपर बेस करके जो गैप आ गया था और जो हेट्रेड डेवलप हो गई थी उनको उसको कम कर दिया जाए. कैबिनेट मिशन के ये 2 एम्स थे. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंड? The members of mission met leaders of all political parties but could not achieve the desired results, so they gave their own plan on 16th May 1946. हुआ क्या? सोचा उन्होंने कुछ और था, बट असल में ये हुआ कि जब कैबिनेट मिशन दोनों पॉलिटिकल पार्टी से अलग-अलग मिला, it could not achieve the result it was expecting. They were expecting कि कांग्रेस को या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वो इस बात पे मना लेंगे या परसुएड कर लेंगे कि जी आप एक गवर्नमेंट बना लें, लेकिन जब उनको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले तो अल्टीमेटली उन्होंने 16 मई 1946 को अपने प्रपोजल्स दे दिए. चलिए अब देखते हैं कि ये एग्जैक्ट प्रपोजल्स थे क्या. Now, these proposals were: a union would be established in the subcontinent which would be responsible for the foreign affairs, defense, communications and transportation. जिसका मतलब है कि एक ऐसी यूनियन बनेगी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द मेन डिपार्टमेंट्स, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. मतलब कि जो मेजर चीजें हैं वो स्टिल किसी न किसी तरीके से अपने हाथ में रखना चाह रहे थे. ऑल पावर्स एक्सेप्ट सेंट्रल अफेयर्स वुड बी गिवन टू द प्रोविंसेस. उनके अकॉर्डिंगली एक ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसमें प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिले और प्रोविंशली स्टेट्स को भी अपना हक मिले, वेयर दे कुड ऑप्ट फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट और ज्वाइन इंडिया. The provinces would have the mandate to form mutual groups and every group could frame its own constitution. जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि प्रोविंसेस के पास ये हक होगा कि वो अपने म्यूचुअल ग्रुप फॉर्म करें, मतलब वो आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं, एंड एवरी ग्रुप कुड फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, या वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं या अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं. The provinces would have the authority to demand amendments in the constitution through majority opinion after every 10 years. और प्रोविंसेस जिनको वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहे थे वो ये कह रहे थे कि उनको ये अथॉरिटी होगी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी फॉर द इंडिपेंडेंट स्टेट, आफ्टर एवरी 10 years वो उसमें अमेंडमेंट, मतलब चेंजेस, बदलाव वो डिमांड कर सकते हैं या उसका हक मांग सकते हैं. नाउ दीज वाज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान. आगे क्या हुआ? जब कैबिनेट मिशन ने ये चीज सामने रखी तो डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में मुस्लिम लीग ने ऑब्जर्व किया. अब नाउ व्हाट वाज दिस डायरेक्ट एक्शन डे? ये डायरेक्ट एक्शन डे असल में ये था कि मुसलमान ये एहतजाज करना चाह रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जिनको कंडेंस कर दिया जाए. रिमेंबर ये डिमांड सबसे पहले कब रखी गई थी? यस, 1940 में ये डिमांड रखी गई थी. तो अब इतना आगे आके, इतनी मेहनत करके, इतनी जद्दोजहद करके वो कैसे इस चीज को अपने हाथ से आगे जाने दें? तो Muslim League observed Direct Action Day in order to assert its demand for separate homeland on 16th August 1946. 16th August 1946 को Muslim League ने ये Direct Action Day observe किया, as a result of which riots broke out in Calcutta. Calcutta जो उस वक्त इंडिया में एक मेजर एरिया था. These incidents
they led to the formation of interim government 1946. इन इंसिडेंट्स की वजह से what happened कि ब्रिटिश का उस वक्त वाइसरॉय जो था वो था लॉर्ड वेवल. लॉर्ड वेवल wrote letters to Nehru and Jinnah to form coalition interim government. जुलाई में लॉर्ड वेवल ने नेहरू, who was one of the prominent leaders of the Congress, and कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, who was the leader of All India Muslim League representative, उसने उनको लेटर्स लिखे कि आप लोग मिलके कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब टुगेदर अब एक दूसरे के साथ एग्री करके एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लो विच इज द टेम्पररी गवर्नमेंट टिल द ट्रांसफर ऑफ द पावर. ये गवर्नमेंट तब तक रहेगी जब तक पावर ब्रिटिश रूल इंडियन सबकॉन्टिनेंट को नहीं दे देता. एज अ रिजल्ट ऑफ दीज लेटर्स कायद-ए-आज़म एंड नेहरू दे बोथ रिजेक्टेड दिस ऑप्शन. जब ये ऑप्शंस रिजेक्ट कर दी मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने, सो वाइसरॉय ने इग्नोर करते हुए मुस्लिम लीग को इनवाइट किया नेहरू को कि इंटरिम गवर्नमेंट सिर्फ कांग्रेस के साथ बना ली जाए. इस बात पे हंगामा हुआ, लोगों के रिएक्शंस आए. फाइनली सीइंग और लुकिंग द रिएक्शंस, वाइसरॉय को अपने हथियार डालने पड़े और उसको ये बात समझ आ गई कि मुस्लिम्स और इंडिया अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट में को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते. तो उसने फिर कायद-ए-आज़म को इस बात पे मनाया कि फॉर द टाइम बीइंग जब तक ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होती तब तक इंटरिम गवर्नमेंट 5 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच पार्टी एंड 3 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम माइनॉरिटी बना ली जाए. सो जब मुस्लिम लीग को इग्नोर किया गया और कांग्रेस को इनवाइट किया गया इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो मुस्लिम लीग ने 2 सितंबर 1946 को ब्लैक डे ऑब्जर्व किया. ब्लैक डे के दौरान उन्होंने क्या किया कि काले झंडे लहराए गए all over the Indian subcontinent to actually show their disagreement, but this was done peacefully. So yes, इसका result positive निकला and interim government was formed including leaders from both Congress and Muslim League plus minorities being represented it as well. So this interim government was to stay in place. ये interim government इसलिए बनी थी ताकि कोई हंगामा ना हो और peacefully British जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर करने एक इंडिपेंडेंट स्टेट को जो सेल्फ रूलिंग होगी. And that is exactly what happened. Interim government assisted British in complete transfer of power to self-governing states. The British Prime Minister announced on 20th February 1947 that by June 1948 they will transfer power to elected members. इस interim government की formation तो हो गई, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के differences की वजह से they would achieve deadlock on anything which was discussed. However, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली 20th फरवरी 1947 को ये अनाउंस कर दिया कि बाय जून 1948 ब्रिटिशर्स सारी जो पावर है वो इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स को ट्रांसफर कर देंगे. अब नाउ दिस वाज अ ह्यूज थिंग, क्योंकि जो ख्वाब 1940 में देखा गया था ऑलमोस्ट 7 साल बाद वो सच होता नजर आ रहा था. तो दिस वाज अ प्रॉमिस व्हिच वाज बीइंग मेड एंड यस विद होप्स दैट इवेंचुअली मुस्लिम्स विल हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट्स. यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.